केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जब लागू किया गया, बहुत सारे शिक्षाविद और लगभग सारे के सारे देश के स्कूल कॉलेजेस के जितने भी विद्वान टीचर्स रहे हैं, उन्होंने जब इसका ड्राफ्ट तैयार किया तो सबसे प्रमुख उद्देश्य उनका ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ शिक्षा को रोजगार परक बनाना था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस उद्देश्य को लेके लगाई गई, लागू की गई, जो अब सफल होती दिखाई दे रही है। जो बच्चे रेगुलर कॉलेज में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन्हें तो कुछ समस्या नहीं है, पर हाँ, जो बच्चे कॉलेज नहीं जा रहे हैं, फिर वो अपने सिलेबस को देखते हैं, उसके पैटर्न को देखते हैं, या सिलेबस उन्हें पता ही नहीं रहता है, तो उनको बहुत दिक्कत होती है। उनकी सबसे बड़ी समस्या है सिलेबस। सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, ये उन्हें पता नहीं रहता है। तो आज हम जानते हैं कि सिलेबस जो कि फाइनल ईयर में आके हर डिग्री के फाइनल ईयर में आके बदल जाता है। बदलता कैसे, ये इलेक्टिव हो जाता है, इसमें हमें कुछ सेलेक्ट करना पड़ता है। यही बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें सिलेबस मिलेगा कहाँ। सिलेबस हमें एनईपी की वेबसाइट पर जाके देख लेना है। अगर हम, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में देखता हूँ, तो मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग से आपको बता दे रहा हूँ कहाँ जाना है। एमपी हायर एजुकेशन np.gov.in, ये जो है, यहाँ पे हमें ये इस टाइप का दिखाई देगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम, द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम और तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है तीसरे साल में, उसको हम देख लेते हैं। तीसरे साल में बड़ा कंफ्यूजन क्या है, क्योंकि यहाँ इलेक्टिव आ जाता है, तो हमें इसमें देखना है कि किसके, मैं कला संख्या की बात करता हूँ, इसमें भी ले लेते हैं हिंदी। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य के मेजर में जब हम आते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं उपाधि वर्ष है, तृतीय वर्ष, तृतीय देख लेना है, 23-24 है, हिंदी साहित्य है। प्रश्न पत्र का कोड A3 रहेगा, HLIT1D। इसमें A बी सी ऐसे कई ग्रुप हो सकते हैं, हाँ, पर हिंदी में सिर्फ ए और बी ग्रुप हमें दिखाई देते हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी। पढ़ना क्या है, जिसने ग्रुप ए को सिलेक्ट किया है, हिंदी साहित्य में ग्रुप ए सिलेक्ट किया है, उसमें काव्यांग विवेचन एवं जनपदीय भाषा साहित्य। अब इसमें 3 भाषाओं को लिया गया है, इसमें बुंदेली, मालवी और पघेली है। ये प्रश्न पत्र पहला है। ये सैद्धांतिक है और स्पेसिफिक इलेक्टिव है। होता क्या है, इस सिलेबस को पढ़ने या इस कोर्स को करने के लिए हमें क्या चाहिए, पूर्वापेक्षा हमारी क्या होती है। इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए छात्र ने हिंदी साहित्य विषय का अध्ययन डिप्लोमा में किया हो, मतलब वो सेकेंड ईयर अपना पूरा कर चुका हो। इसके आउटकम क्या है, कोर्स लर्निंग आउटकम क्या होंगे, इससे क्या हम जान पाएंगे। तो इस पाठ्यक्रम के जो है ना, इसको पढ़ने पर, मतलब जब हम फाइनल ईयर के पेपर दे चुके होंगे और हम पास हो चुके होंगे, या फिर इस पाठ्यक्रम को पढ़ चुके होंगे, तो क्या होगा, विद्यार्थी काव्य के प्रमुख अंगों का अध्ययन कर काव्य को भली भांति समझ सकेंगे। जनपदीय भाषा, जनपदीय भाषा मतलब होता है जो हमारे स्थानीय स्तर पे बोली जाती है, किसी जनपद विशेष की भाषा। अगर हम मालवा प्रांत की बात करें तो वहाँ मालवी बोली जाती है, बुंदेलखंड की बात करते हैं तो वहाँ पे बुंदेलखंडी बोली जाएगी। तो हम इस जनपदीय भाषा और इसके साहित्य, जो जनपदीय भाषा का साहित्य है, वो अब तो लिखित होता जा रहा है, पर हाँ, ये मौखिक परंपरा में भी अभी भी हमें मिल जाता है। लोकगीत हुए, लोक कथाएं हुई, ये सारी सारी जनपदीय भाषा साहित्य में आते हैं।
जनपदीय भाषा साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति की विविधता से परिचित होंगे। अब हम इसकी विविधता भी देखेंगे कि कहा जाता है कि थोड़ी-थोड़ी दूरी पे भाषा और भाषा के प्रकार बदल जाते हैं, भाषा बोलियों में अंतर आ जाता है। विद्यार्थी जनपदीय भाषा कौशल में पारंगत होंगे, क्षेत्रीय भाषाओं बोलियों के साहित्य को संगीतबद्ध करना, नाट्य रूपांतरण करना आदि के माध्यम से स्वयं के व्यावसायिक कला मंच स्थापित कर सकेंगे, देश विदेश में प्रस्तुतियां दे सकेंगे। सबसे बड़ी बात इसमें जो चौथा बिंदु है वो आपके रोजगार परक बिंदु में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ तक हम उस विषय के सैद्धांतिक ज्ञान को, व्यवहारिक ज्ञान को अपनाएंगे और उसके बाद ये चौथा पॉइंट जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके माध्यम से, इस तरह से हम इस कोर्स को पूरा करने के बाद रोजगार प्राप्त कर पाएंगे। अब अधिकतम अंक इसमें क्या है, 30 और 70। 70 हमारा सैद्धांतिक होगा और ये आंतरिक मूल्यांकन के नंबर होते हैं जो हमें आंतरिक मूल्यांकन और न्यूनतम 35 अंक इसमें पास होने के लिए चाहिए। देखते हैं भाग बा में क्या है, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। फाइनल ईयर वाले ध्यान से देखें, हिंदी फाइनल ईयर, बीए फाइनल ईयर, हिंदी साहित्य अपने डिग्री के जो फाइनल ईयर में है साहित्य के छात्र वो यहाँ ध्यान दें, हमें पढ़ना क्या क्या है। काव्य शास्त्रीय अवधारणाएं, काव्य शास्त्रीय अवधारणाओं में 3 प्रमुख बिंदु आते हैं, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु। उसके बाद आता है, चाहो तो इसे लिख भी सकते हो, नहीं तो मैंने जो वेबसाइट बताई है वहां से इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं। काव्य के प्रमुख अंग क्या है, रस विवेचन, और रस विवेचन के अंतर्गत रस के जितने भी सिद्धांत हैं, रस के जितने भी आचार्य हुए हैं, रसाचार्य हुए हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अलंकार में भी प्रमुख अलंकार जो है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, श्लेष और अनुप्रास अलंकार को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। शब्द शक्तियों में हम तीनों शब्द शक्तियों को पढ़ेंगे, काव्य गुण को भी पढ़ना है, और छंद में हम पढ़ेंगे दोहा, सोरठा, चौपाई, कवित, सवैया। यहाँ तक तो सभी के लिए एक सा रहेगा जिसने ग्रुप ए भाग आ लिया है। यहाँ से जनपदीय भाषा में जिसने भी बुंदेली, मालवी, बघेली ली है, तो जब भी उस जनपदीय भाषा का सैद्धांतिक पक्ष आएगा वो लगभग उसके भौगोलिक क्षेत्र विस्तार से अलग अलग होता जाता है। जनपदीय भाषा का भौगोलिक क्षेत्र विस्तार, अगर हम बुंदेली लेते हैं, हम मालवी लेते हैं, तो कुछ करीब में मालवी, तो मालवी भाषा जो है कितने क्षेत्र में बोली जाती है उसका क्षेत्र विस्तार हम इसमें पढ़ेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ये कब से इसके रूप हम देखते हैं, भाषा का उत्पत्ति है, इसका जो भी ये कब से बोली जा रही है, कि इसका साहित्य कितना पुराना है वो हम यहाँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देख लेंगे कि ये कैसे बनी, इसका वर्तमान स्वरूप है वो किस प्रकार से बना। फिर भाषा का इतिहास भी हम यहाँ जान लेंगे। जनपदीय भाषा साहित्य, साहित्य हो गया, ये साहित्य का इतिहास यहाँ पे हम देखेंगे। जनपदीय भाषा के प्रतिनिधि रचनाकार एवं रचनाएं, इसमें हमें क्या करना है, जितने भी हम मालवी भाषा में जितने भी हमारे कवि दिए गए हैं, कवि या जो भी रचनाकार भी रचना कर रहे हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो भी जिन्होंने एक अपना अवधि दिया है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हर एक भाषा की बात करते हैं, पर हम बात करते हैं मालवी भाषा को, अगर आप सेलेक्ट करते हैं एज अ इलेक्टिव उसमें, तो हम मालवी भाषा में हमें क्या पढ़ना है हम वो देखते हैं। तो देखेंगे ये सारी की सारी मैं बताती हूँ। जनपदीय भाषा का इतिहास जब हम यहाँ पे देखते हैं, तो इतिहास के बाद हम जनपदीय भाषा का साहित्य, हम साहित्य इतिहास देखते हैं। इसके बाद आता है जनपदीय भाषा के प्रतिनिधि रचनाकार एवं रचनाएं। अब इसमें पढ़ना है कि कौन कौन से जनपदीय भाषाओं में कवि जो है, प्रतिनिधि कवि कौन है उस भाषा के, उनको हमें पढ़ना है, उनकी कुछ रचनाओं को हमें पढ़ना है। हम बुंदेली में देखेंगे, मान लीजिए हम अभी मालवी भाषा की बात करते हैं, तो मालवी भाषा को देखते हैं भाग बा में, इसको हमें चुनना है। जो मालवी पढ़ना चाहता है वो मालवी चुनेगा, जो बुंदेली पढ़ना चाहता है वो बुंदेली चुनेगा, और जो बघेली चुनेगा वो बघेली पढ़ेगा, वो बघेली चुन सकता है। तो
तो हम देखते हैं मालवी भाषा में हम देखते हैं कि कौन कौन सी हमें कवियों को पढ़ना है। तो मालवी भाषा एवं मालवी निवाड़ी भाषा और साहित्य में हम प्रमुख कवि के व्याख्या और समीक्षा करेंगे। इसमें पहले कवि हैं संत पीपा। संत पीपा, इसको सुनो, समझो और इसको लिखते भी जाओ। रजिस्टर पे सबको लिखते भी जाओ। दिखाई नहीं हम थोड़ा सा और बड़ा किए दे रहे हैं, बड़ा कर सकते हैं। संत पीपा वाणी एवं पद प्रारंभिक, इनकी प्रारंभिक 5 शाखियां पढ़नी है हमें। प्रारंभिक 5 पद पढ़ने हैं। और कहाँ से ये मिलेगा? ये महायोगी वैष्णव संत श्री पीपा जी, ये किताब का नाम है। इसके संपादक श्री राजेंद्र दास जी हैं। दूसरे हमारे जो प्रमुख कवि हैं वो संत सिंगा जी हैं। इनकी भी प्रारंभिक 5 शाखियां, 5 और भजन, 2 भजन इनके पढ़ने हैं। कही जन सिंगा, जिसके संपादक डॉक्टर श्री राम परिहार हैं, ये हमें इस किताब से पढ़ना है। तीसरे कवि आते हैं आनंदराव दुबे। इनकी 5 कविताएं हमें पढ़नी है। पहली कविता कलम कागज, दूसरी अब कई हीड़ गावे रे, तू जान की ता जान, ये तीसरी कविता है। कदी जान धरे भी हाण हुई जाए है, और मालवा की माटी के हमें हमारे कवि बाल कवि बैरागी आते हैं। इनकी 5 कविताएं हमें पढ़ने हैं। बाजे रे ढोल, पसीनो ललाट को, बादरना आज्ञा, यो वसंत है, और पनिहारी, ये 5 कविताएं हमें बाल कवि बैरागी जी की पढ़नी। अब हम इस कोर्स को, इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद व्यवहारिक ज्ञान हमें कहाँ दिखाई देता है, व्यवहारिक ज्ञान पे हमें कहाँ काम करना है। वो संबंधित क्षेत्र के अप्रकाशित लोक साहित्य का संग्रह करना है। जो प्रकाशित नहीं हुआ है, वो आपकी नानी, दादी, मम्मी, पापा, कोई भी हो सकता है। अगर वो कोई लोकगीत उनको आता है जो प्रकाशित नहीं हुआ है, उसमें हमें संग्रह कर लेना है। इनमें से किसी को 2 पर कार्य करना है, तो या तो उनका संग्रह कर लें, उसका अनुवाद कर दें, या फिर अनुवाद और समीक्षा संग्रह करके इसका एक समीक्षा कर सकते हैं। और लोकगीतों को मौलिक रूप से संगीतबद्ध करना, उसका वाचन करना, संस्करण प्रस्तुति करना, ये आपके रोजगार परक अगर हम अवदानों में देखते हैं तो ये प्रमुख आता है, क्योंकि इससे ही हम देश विदेश में जाने जा सकते हैं। आपको ये कहाँ मिलेंगी संबंधित जो किताबें हैं, ये आपको दी जा रही हैं सहायक पुस्तकें ज्ञान और सामग्री, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। ये किताबों के नाम दिए जा रहे हैं, तो आप इनको लिख लें और पढ़ सकते हैं। बुंदेली भाषा वैज्ञानिक अध्ययन कला परिषद की हमारा प्रथम संस्करण दिखाई दे रहा है। और बघेली और मालवी भाषा की पुस्तकें दिखाई दे रही हैं। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा का मालवा का लोक, किस तरीके से आपके प्रश्न पत्र आएंगे वो देख लें। सीसी का जो असाइनमेंट और प्रस्तुतिकरण होगा वो 30 नंबर का होगा, और जो आपकी विश्वविद्यालय की जो पेपर होंगे, परीक्षा होगी, वो 70 नंबर की होंगी। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जो कि ओवरऑल 70 नंबर के होंगे। हिंदी साहित्य BA 30 जो हिंदी साहित्य का दूसरा जो पेपर है, जो हमें पढ़ना है, अनिवार्य जो पेपर है वो हमें पढ़ना है, वो है जनसंचार माध्यम, नाम और अनुप्रयोग। ये BA 30 हिंदी साहित्य का दूसरा पेपर है मेजर में। इसको देखते हैं हम। वही सेकेंड ईयर आपने पास कर रखा हो, डिप्लोमा, मतलब जो NEP में जिसे डिप्लोमा कहेंगे, सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर ये सर्टिफिकेट होता है, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा हो जाता है, और फाइनल ईयर में आपकी डिग्री हो जाती है। CLO क्या होगा, कोर्स का लर्निंग आउटकम क्या होगा? तो आपको ये 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये आपका आउटकम हुआ कि रोजगार की पाठ्यक्रम है जो विद्यार्थियों को जनसंचार माध्यम में कौशल प्राप्त करने और रोजगार प्राप्त करने में सहयोगी होगा। ये आप देख सकते हैं, तीनों के तीनों विद्यार्थियों को पत्रकारिता के माध्यम से सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व का बोध होगा, ये हमें देखना है। ये हमारा आउटकम होगा। आप कोर्स पढ़ने के बाद ये चीजें जान जाएंगे। इसके भी आपको जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स हैं वो आपके 35 नंबर है, तो 35 नंबर लाने पे ही आप पास होंगे। अब इसमें हम फर्स्ट यूनिट में देखते हैं जनसंचार की अवधारणा और विविध आयाम। अब जनसंचार की अवधारणा क्या है, उसकी परिभाषा, उसके स्वरूप और उसकी वर्तमान चुनौतियां आ जाती हैं। फिर इसके स्वरूप के बारे में देखते हैं। प्रिंट मीडिया है, ऑडियो विजुअल जो मीडिया है, दृश्य श्रव्य माध्यम जिसे हम कहते हैं, वो इसमें आ जाता है।
फिर सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे प्रिंट पत्रिकारिता जो है जो न्यूज़पेपर इसमें खासतौर से आते हैं, न्यूज़पेपर भी आएंगे इसमें, पत्रिकाएं भी आएंगी, पत्र जो आते हैं। तो समाचार इसमें पहला जो आता है आपका पहला शीर्षक है समाचार अवधारणा, समाचार स्रोत एवं क्षेत्र। समाचार संग्रह पद्धति और लेखन की प्रक्रिया क्या होगी, ये हम पहले बिंदु में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे समाचार का वर्गीकरण, वर्गीकरण कौन कौन से समाचार होते हैं उनको हम देखेंगे। खोजी, व्याख्यापरक एवं अनुवर्तन समाचार। संवाददाता की भूमिका क्या रहेगी, क्या होती है समाचार में संवाददाता की भूमिका, एक महत्वपूर्ण बिंदु है ये। संपादकीय लेखन, स्तंभ लेखन एवं फीचर लेखन हम इसमें देख लेंगे। फिर आती है मुद्रण कला, ये सबसे सबसे प्रमुख तो नहीं, पर हाँ ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि जो उसका बाहरी आवरण है, रूप सज्जा है, उसका लेआउट क्या होगा, वो हमें उसका भी ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। ये सारे के सारे रोजगार परक बिंदु इसमें हम देख लेते हैं। पत्रकारिता का प्रबंधन कैसे होता है वो देखें। विज्ञापन इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। विज्ञापन के बिना जो एक आवश्यक धन की जो आवश्यकता पत्र को चलाने की होती है, विज्ञापन उसका प्रमुख आधार होता है। तो विज्ञापन विक्रय एवं वितरण कैसे होता है, इसके बाद प्रेस वार्ता साक्षात्कार जो है वो इसमें आ जाते हैं। चौथी इकाई में हम पढ़ते हैं दृश्य श्रव्य माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पत्रकारिता कैसी होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पत्रकारिता मतलब ये आपके जो है ना प्रिंट मीडिया जो आप इसके फिजिकल जो हार्ड कॉपी देखते हैं उसके इतर ये हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर में, टीवी में ये सब आते हैं। समाचार का संकलन दृश्य श्रव्य माध्यम ऑडियो विजुअल मीडिया कैसे किया जाएगा। संपादन एवं प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या होगी। टेलीविजन धारावाहिक, टेलीड्रामा, टेलीफिल्म, डॉक्यू ड्रामा, ये इसके प्रमुख रूप होते हैं। तो आप रजिस्टर पे लिखते जाइए, ये सिलेबस आपके पास होना जरूरी है। इसी से आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है, क्या पढ़ना बाकी है। आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा है तो इस पे ज्यादा ध्यान दें। दृश्य माध्यम के लिए विज्ञापन निर्माण कैसे होगा, लेखन एवं प्रस्तुति कैसी होगी उसकी हम देखते हैं। यूट्यूब के बीच में हम कुछ वीडियोस के बीच में देखते हैं कुछ विज्ञापन आते हैं, तो वो विज्ञापन इसी प्रक्रिया से कैसे इस प्रक्रिया से बनाए जाए, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम प्रदर्शित कर पाए, ये विज्ञापन का प्रमुख बिंदु होता है जो आकर्षक और प्रभावी भी होना चाहिए। प्रेस वार्ता साक्षात्कार 5वीं यूनिट में हम देखते हैं न्यूज मीडिया, न्यू मीडिया जो है, वे मीडिया जिसे कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। न्यू मीडिया, वे मीडिया का आशय क्या होगा, इसके विविध रूप कौन से होते हैं। ब्लॉग्स में ब्लॉग जो है वो सबसे प्रमुख है, और माइक्रो ब्लॉगिंग जो है इसका प्रमुख स्वरूप माइक्रो ब्लॉगिंग के रूप में हम देखते हैं। न्यू मीडिया, वे मीडिया में समाचार लेखन, संपादन, प्रस्तुतिकरण किस प्रकार होगा, ये हम इस बिंदु के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर आता है समाचार लेखन और संपादन, ये एक प्रमुख प्रक्रिया, इसको हम पढ़ेंगे। फिर न्यू मीडिया का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष और प्रभाव क्या होगा, इसको हम पढ़ेंगे। और क्या हो रहा है इसको देखने के बाद हमें पता चलेगा कि ये कितना प्रभावी माध्यम होता है। फिर देखते हैं प्रेस एवं मीडिया संबंधी प्रमुख कानून क्या है। हमारे जो देश में जो कानून बनाए गए हैं उसको लेके कि आप किस तरीके से इसको लिखें, क्या हमें नहीं करना है, और किन सीमाओं को लेके हम इनको लिख सकते हैं, इनको पब्लिश कर सकते हैं, कि आचार संहिता क्या होगी वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके व्यवहारिक ज्ञान पे आते हैं, तो क्या होगा, प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक, न्यू मीडिया संबंधित समाचार लेखन जो होता है, प्रस्तुतिकरण कैसे होगा। फिर देखते हैं फिल्म की समीक्षा, आपने देखा होगा एक समाचार पत्रों में फिल्म की समीक्षा आती है, इसकी रेटिंग भी होती है, वो समीक्षक के का बिंदु होता है जो एक सामाजिक राजनीतिक सारे परिदृश्यों को देख के वो समीक्षा करता है। तो इसमें आपको एक फिल्म समीक्षक के रूप में आपको फिल्म को देखना है। किन पुस्तकों से आप कहाँ कौन सी सामग्री को आप पढ़ सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। हरिमोहन, जैसे कि हरिमोहन आधुनिक जन संचार और हिंदी, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली, तो हम देख सकते हैं। अब देखते हैं अनुसूचित मूल्यांकन विधियां। तो ये विश्वविद्यालय के अंग वो होते हैं, ये 30 नंबर का आपका सीसीई होगा और 70 नंबर के आपका जो है ना यूनिवर्सिटी की एग्जाम होंगे। तो वो यहाँ ये सभी का लगभग होता है। अब हम ये देखते हैं समूह बा में क्या आता है। समूह बा में है जिसको ये सेलेक्ट करना है उसे, अब समूह बा के जितने भी यूनिट्स और कोर्सेस आते हैं तो समूह बा में पढ़ने हैं।
तो या तो हम समूह आ सेलेक्ट करेंगे, उसके 1 और 2, पहला और दूसरा जो है ना प्रश्न पत्र हमें पढ़ना है। समूह बा सेलेक्ट करते हैं, उसमें हमें राष्ट्रीय काव्य धारा का प्रश्न पत्र जो है ना पढ़ना है। इसमें हम देखते हैं एलिजिबिलिटी इसमें वही है जिसने डिप्लोमा किया हो, मतलब सेकेंड ईयर उसने कर रखा हो। फिर हम देखते हैं विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम में अध्ययन से प्राचीन परंपरा एवं आधुनिक संदर्भ में राष्ट्रीय चेतना के अर्थ से सुदृढ़ होंगे। ये सारे ये आउटकम हमें दिखाई देते हैं। मूल्यांकन विधि भी वही है, इसका क्रेडिट इसके अधिकतम इसके 6 क्रेडिट आपको मिलेंगे और इसमें आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 35 होंगे और 30 + 70 का आपका रेशियो रहेगा। 30 सीसी होंगे और 30 सीसी नंबर 30 होंगे और 70 नंबर आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के होंगे। अब देखते हैं इसमें पढ़ना हमें क्या है, राष्ट्र और राष्ट्रीय चेतना की अवधारणा एवं स्वरूप। ये आप लिखते भी जाइए, वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। पहली यूनिट में हम इनको पढ़ेंगे, इसका अर्थ क्या होगा। भारतीय प्राचीन मानव में राष्ट्र और राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप क्या था, हम अगर प्राचीन साहित्य में राष्ट्र को देखते हैं। आधुनिक भारतीय पाश्चात्य साहित्य में राष्ट्रीय चेतना संबंधी दृष्टि में क्या है, कैसे लोगों ने राष्ट्र को देखा है, राष्ट्र क्या होता है, उसके बारे में परिभाषाएं हम देख सकते हैं। दूसरी यूनिट हम देखेंगे हिंदी साहित्य के विविध युगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास, संक्षिप्त ऐतिहासिक यात्रा। संक्षिप्त रूप से हम उसकी ऐतिहासिक यात्रा का अवलोकन करेंगे। अधिकालीन युगीन राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में प्रवृत्तियां हैं, मध्यकालीन राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में प्रवृत्तियां हैं, आधुनिक काल की राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में प्रवृत्तियां इसमें दिखाई देती हैं। स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप भी हमें तीसरी यूनिट में पढ़ना है। उसमें हमें कुछ कवियों को और उनके रचनाओं को हमें यहाँ पे पढ़ना है। भारतेंद्र जी को पढ़ना है। भीतर भीतर सब रस चूसे, ये इनकी मुखरियों का एक वानगी है। मैथिलीशरण गुप्त को पढ़ना है भारत भारती से, और जयशंकर प्रसाद की जो है ना स्वतंत्रता पाते हिमालय तुंग संग से, ये कविता हमें पढ़नी है। चतुर्वेदी जी की कैदी और कोकिला और जवानी को हमें पढ़ना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की विप्लव गान, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, ये कविताएं हमें पढ़नी है। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, वीरों का कैसा हो बसंत, सोहनलाल द्विवेदी की वंदना के स्वरों को। ये सारी की सारी जो कवि हैं, ये राष्ट्रीय विचारधारा के राष्ट्रीय कवि हैं। इनकी सारी रचनाओं को हमें पढ़ना है। ये स्वतंत्रता के पूर्व जो राष्ट्रीय भावना थी, ये इनकी कविताओं में दिखाई दे जाएगी। फिर स्वतंत्रता के बाद हिंदी राष्ट्रीय काव्य धारा किस ओर चली, हमें उसको देखना है। इसमें गिरिजा कुमार माथुर, आज विजय, गोपाल सिंह नेपाली आते हैं, श्री कृष्ण सरल आते हैं, बलबीर सिंह आते हैं, डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र आते हैं। ये हमें इनकी रचनाओं को, इन रचनाओं को पढ़ना है। फिर 5 मिनट में फिल्मी गीतों में अभिव्यक्त राष्ट्रीय चेतना। तो जितने भी कवि जो गीतकार भी रहे हैं, हम इस यूनिट में, इस इकाई में उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कवि प्रदीप जो हुए हैं, वो बहुत ही जो है ना प्रभाव छोड़ने वाले कवि रहे हैं, जिनके गीत आज भी हमें सुनाई देते हैं। कवि प्रदीप हैं, प्रेम धवन है, नीरज है, कैफी आजमी है और इंदिवर है। अब इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद हम हमारे व्यावहारिक ज्ञान जो है क्या होगा, और हमें व्यावहारिक ज्ञान में किस क्षेत्र को देखना है वो हम यहाँ देख सकते हैं। हमें देखना है स्थानीय रचनाकारों के राष्ट्रीय गीतों का हमें संकलन करना है, सस्वर गायन और कविता पाठ करनी है। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीयता पर आधारित फिल्मों की समीक्षा हमें करनी है। जो भी फिल्में आ रही हैं जिनमें राष्ट्रीय चेतना दिखाई देती है, आज की जो राष्ट्र की समस्याएं हैं, समाज की समस्याएं हैं, अगर आपको वो किसी फिल्म में दिखाई दे रही हैं तो फिल्म देखना है और उसकी समीक्षा भी हमें करनी है। ये अनुशोधित पुस्तकें, सहायक ग्रंथ हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वही इसका क्लास टेस्ट है, ये प्रेजेंटेशन आपका होगा, कैसा होगा, सीसीई मतलब, और 70 नंबर आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम के होंगे। फिर हम देखते हैं उसी में भाग बा में जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो हिंदी आलोचना का होगा। एलिजिबिलिटी वही है। सीएलओ इसका क्या होगा, आउटकम क्या आएगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनको पढ़ना है। विद्यार्थियों में आलोचनात्मक विवेक, समीक्षात्मक दृष्टि का विकास होगा, जिससे वह आलोचना लेकर हम प्रकाशन के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार ये रोजगार परक इसके आउटकम हमें दिखाई दे रहे हैं। यही इस शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा नीति की सबसे अच्छी और सबसे जो है ना प्रमुख बात है कि ये सारे के सारे कोर्सेज जो डिजाइन किए गए हैं
वो रोजगार परक हैं। आप इन कोर्स को पढ़ के सिर्फ एक डिग्री ही नहीं लेते, बल्कि आप इनके माध्यम से इनको अच्छे से आप पढ़ें तो आप खुद के पैरों पे खड़े हो सकेंगे, रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। अब भाग ब में जो इसकी पाठ्य वस्तु है वो क्या होगी, आलोचना की। तो पहली यूनिट में हम पढ़ेंगे आलोचना की अवधारणा एवं स्वरूप। फिर दूसरी यूनिट में हम पढ़ते हैं आलोचना का इतिहास क्या होगा, उसका सैद्धांतिक परिचय क्या है। तो हमें संस्कृत आलोचना से शुरू करना है, उसका संक्षिप्त परिचय देना है। हिंदी आलोचना का संक्षिप्त इतिहास एवं परिचय होगा। हिंदी आलोचना के प्रमुख प्रकार एवं उनका संक्षिप्त परिचय हमें तीसरी यूनिट में देना है। शास्त्रीय, स्वतंत्रतावादी, मनोविश्लेषणवादी और समाज शास्त्रीय आलोचना हमें यहाँ पे इनके बारे में पढ़ना है। चौथी यूनिट में पढ़ेंगे हिंदी आलोचना के अन्य प्रकार और उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ पे देखना है, कैसी है, मार्क्सवादी है, सौंदर्य शास्त्री है, शैली वैज्ञानिक है और व्यावहारिक समीक्षा यहाँ पे देखनी है। तो पांचवी यूनिट में देखेंगे, पांचवी इकाई में देखते हैं हिंदी के प्रमुख आलोचक कौन कौन रहे हैं और उनकी आलोचना सिद्धांत क्या है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जाने माने समीक्षक हैं ये हिंदी साहित्य के, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी, ये भी हिंदी साहित्य के जाने माने आलोचक और इतिहास लेखक रहे हैं। नंदलाल वाजपेयी ने भी ये एक समीक्षक है, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर नामवर सिंह को हमें पढ़ना है। व्यावहारिक ज्ञान इसमें क्या होगा, कहाँ हमें इसको व्यवहार में उतारना है, ये हम यहाँ पे लिखते हैं। कविता, कहानी, उपन्यास, किसी भी एक पुस्तक पर आपको समीक्षा करनी है, लिखनी है। विद्वानों द्वारा की गई समीक्षाओं का अध्ययन यहाँ पे करना है। इन पुस्तकों से आप पढ़ेंगे, ये पुस्तकें आपको दिखाई दे रही हैं। इन पुस्तकों को आप प्रकाशन इसमें महत्व होता है, प्रकाशन देखिए, वहां से आपकी किताबें मंगा सकते हैं। अगर आपकी लाइब्रेरी में मिल जाती है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप किताबों को उस राधा कृष्ण से, इसमें राधा कृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली का है, तो आप यहाँ से मंगा सकते हैं किताबें। आपके जो शहर में, आपके गांव में जो भी जो बुक सेलर होते हैं उनसे आप ये किताबें मंगा सकते हैं। वही इसका जो क्रेडिट मान है वो वही होता है। बाकी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे भाग आ हिंदी साहित्य बी थर्ड ईयर में मेजर में हम देखते हैं कि भाग आ और भाग बा दोनों में से किसी एक को हमें सेलेक्ट करना है। तो अगर हम भाग आ सेलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि काव्यांग विवेचन और भाषा साहित्य को, जनपदीय भाषाओं को पढ़ेंगे। और अगर हम भाग बा सेलेक्ट करते हैं तो राष्ट्रीय काव्य चेतना और आलोचना को हम पढ़ेंगे। तो ये हमें देखना है।